नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सीजीआई सूर्यकांत जी रोज चौके छक्के लगा रहे हैं, रोज नई सीख दे रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि साहब गड़बड़ मत कीजिए। आज उन्होंने एक ऐसे केस की सुनवाई की जिसमें बड़े तीसमार खां बन रहे थे और एक्चुअल इंटेंशन को सीजीआई सूर्यकांत ने भांप लिया और बिना इधर उधर की बात किए हुए, बिना लाग लपेट के साफ साफ कह दिया कि आप अदालत, न्यायालय के मंच को आप अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपनी लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप प्रयोग करना चाहते हैं और ये हम होने नहीं देंगे। आपको हमारे पास आने के पहले आपको जाना चाहिए हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में अपनी बात रखिए, आपके स्टेट का मामला है, वहां आपको आप अपने हाईकोर्ट पर आपको भरोसा होना चाहिए। आप जाइए, जो भी कहना है हाईकोर्ट में जाकर के कहिए। मैं बात कर रहा हूं सबसे ज्यादा खुद को स्मार्ट समझने वाले माननीय प्रशांत किशोर जी की। अब प्रशांत किशोर जी, उनकी पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं पाई। अपेक्षित तो छोड़ दीजिए, इतनी बड़ी असफलता की शायद उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। उनको कभी यह एहसास भी नहीं हुआ होगा कि 17 लाख वोट आएंगे। असल में हुआ ये, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट एक याचिका लेकर के। याचिका थी कि किसी भी सूरत में बिहार का जो लास्ट विधानसभा चुनाव है, उस पूरे चुनाव को नल एंड वॉइड कीजिए, रद्द कर दीजिए। क्यों साहब? इसलिए क्योंकि चुनाव में जो वर्तमान सरकार जो अब चुन करके भी आ गई है, उस वक्त भी यही सत्ता में थी, इस सरकार ने मॉडल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो लगाया जाता है, उसका ग्रॉस उल्लंघन किया है। बहुत हद तक बात सही है। क्यों? क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था और उस दौरान सरकार ने 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर किए और लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर हुए और 16,000 करोड़ के करीब पैसे ट्रांसफर किए गए। और ये 16,000 करोड़ रुपए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। ये मतदाताओं को एक प्रकार से घूस दिया गया और जो नहीं होना चाहिए था, इससे लेवल प्लेइंग फील्ड अन्य पार्टियों के लिए बन नहीं सका और लोगों को लगा कि ये सरकार मुझे पैसा दे रही है तो हमें इसी को वोट देना चाहिए। इसीलिए पिछले विधानसभा चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो सरकार चुन करके आई है वो गलत तरीके से आई है, घूस दे करके आई है, जनता को लुभा करके आई है। इसको लेकर के पहुंच गए थे वो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इनके इंटेंशन को ताड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मित्रों ऐसे ऐसे सवाल पूछे जिसकी कल्पना शायद इनकी पार्टी के जो वकील थे उनको थी। जनसुराज ने कहा कि 15,000 से 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ, इसलिए ये इस चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए और पूरी तरह से ये अन्य पार्टियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ठीक है साहब। सीजीआई ने पूछा कि आपको कितने वोट मिले हैं? चुप हो गए। बोला अब जब आपकी पार्टी हार गई है तब आप न्यायालय की शरण में आए हैं, तो ये हारी हुई पार्टी की बात में क्या सुनूं जिसको कि जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। इतना ही नहीं, सीजीआई ने पूछा आपको वोट कितने मिले हैं। अगर 50-60 लाख भी वोट मिलते तो चलिए ये भी बात हम मानते कि चलिए आप ये कह, लेकिन इस सवाल का वो महत्व नहीं है। अगला सवाल है, अगला सवाल है सीजीआई का कि जब उस वक्त ये पैसे दिए जा रहे थे,
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो रहा था, तब आपकी पार्टी कहां थी? आपने उसी वक्त ये याचिका दायर क्यों नहीं की? आप पटना हाईकोर्ट में दायर करते, आपको मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं थी। आपने क्यों नहीं दायर किया? क्यों? क्योंकि तब आपको लग रहा था इस तरह के लोक लुभावन नारों से कुछ नहीं होगा, हमारी स्ट्रैटेजी काम कर जाएगी। और सच बात तो यह है कि ये काम सारी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, आगे भी करेंगी। अगर आपको किसी मुद्दे की सुनवाई करनी ही है, जैसे फ्रीबीज के मामले में आप बात करना चाहते हैं, हम सुनने के लिए तैयार हैं। फ्रीबीज के मामले में सुना जा सकता है, लेकिन सीजीआई ने कहा कि जो फ्रीबीज के मामले में सुनवाई करवाना चाहता है या सुनवाई करना चाहता है, उसकी नेक नियति भी स्पष्ट होनी चाहिए। आप तो राजनीतिक पार्टी के बतौर आए हैं और आपकी नियत है कि बाय हुक एंड क्रूक कैसे भी करके जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ है उसको रद्द कर दिया जाए, ताकि फिर से हम इसको गिमिक को फैलाएं और ये लोकप्रियता हासिल करें कि जन सुराज पार्टी ने याचिका दायर की और फ्रीबीज को लेकर के अदालत में मामला चला और अदालत ने कहा यस, पिछले चुनाव को रद्द कर दीजिए। ये आपकी नीयत है। आपकी नीयत ये नहीं है कि चुनाव आयोग ने गलत काम किया है। ये अगर कोई ऐसी जनता आती है जिसकी नियत ठीक है, उनके नियत का मैं तात्पर्य क्या है यहां पे? नियत का तात्पर्य यह है कि वो वाकई में फ्री बीज जो सारी पॉलिटिकल पार्टियां दे रही हैं उसके खिलाफ में वो हैं और वो ये कह रहे हैं कि इससे जनतंत्र का नुकसान हो रहा है। जो पार्टी सत्ता में है वो चुनाव के पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद भी वो इस प्रकार का दुस्साहस करती हैं और जनता को, वोटर को लुभाती हैं और उसमें वो हर पार्टी को एक प्रकार से पार्टी बनाए, सबको शामिल करे। आम आदमी पार्टी यही काम कर रही थी। वो तो दूसरी बार अगर जीत के आई थी तो उसका कारण फ्रीबीज ही था और कोई उनकी आइडियोलॉजी नहीं, कोई दूसरी विचारधारा नहीं थी। यही फ्रीबीज को लेकर के कांग्रेस पार्टी जीत करके आई, तेलंगाना में, कर्नाटक में जीत करके आई और इसी फ्रीबीज पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो माननीय चीफ जस्टिस ने कहा कि आप भी जब सत्ता में आएंगे तो आप भी यही करेंगे। तो मैं कैसे आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूं, कैसे मैं आपकी बात को स्वीकार कर लूं? आपकी बात में मुझे दम नहीं लग रहा है। खैर, कोई बात नहीं है, आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे पास आने की क्या जरूरत है? आप जाइए पटना हाईकोर्ट, आप पटना हाईकोर्ट में याचिका लगाइए, वहां सुनवाई होगी। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि वहां पर आपकी सुनवाई नहीं होगी। और उसके बाद हाईकोर्ट क्या फाइंडिंग लेता है वो आप, उस पर अगर कोई आपत्ति है तो आप मेरे पास आइए। लेकिन बगैर हाईकोर्ट गए हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं आप। अब आप कल्पना कीजिए, अतीत का दृष्टांत भी एक प्रकार से उनको दिया गया। उन्होंने कहा कि आप पूरे एक दो चुनाव को रद्द करने के लिए आप कह सकते हैं कि साहब यहां पर इतने वोटर थे, इतने वोटर में से इतने वोटर को 10,000 रुपए दिए गए और सीधा इन्फ्लुएंस हुआ और इस प्रकार से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी विशेष में इसका चुनाव रद्द किया जाना चाहिए, कोई टेस्ट केस करके लाते। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि 243 के 243 विधानसभा चुनाव पे जो चुनाव हुए हैं, मतदान हुए हैं, उस सबको रद्द कर दिया जाए। मतलब एक ही याचिका में पूरे चुनाव का कैंसिलेशन आप चाहते हैं। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड यह है कि 1974-75 में जो चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नल एंड वॉइड कहा और रद्द कर दिया था और इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना था। और आपको सबको मालूम है कि उस इस्तीफे से बचने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दिया और सारे राइट ही सीज कर लिए। अब प्रशांत किशोर जी को जब ये सवाल पूछा गया, मतलब उनकी पार्टी से ये जब सवाल पूछा गया, उनके वकील को जब ये पूछा गया कि भाई जब ये पैसे दिए जा रहे थे तब आप कहां थे? आपको फौरन से पेशतर जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि अभी चुनाव तो छोड़ दीजिए, मतदान रोकिए, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। तो उस वक्त आपने कुछ नहीं कहा।
राहुल गांधी जी एसआईआर का मुद्दा लेके घूम रहे थे। उनके साथ जो उनके छोटे भाई थे, लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी जी, वो भी एसआईआर का मुद्दा लेके घूम रहे थे। उनको भी तो चाहिए था, उनको चाहिए था ये बात कहना। वो क्यों नहीं कहे आकर के? आखिर में तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं कहा? राहुल गांधी ने क्यों नहीं कहा कि 10-10 हजार रुपए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ है, इसको अविलंब रोका जाए और पैसे देने से रोक लगाई जाए, और नहीं तो इलेक्शन को कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए। उस वक्त आप ये याचिका क्यों नहीं लगाए थे? आप चाहते क्या है? बस आप ये चाहते हैं कि बाय हुक एंड क्रुक किसी भी तरीके से आप सीन में बने रहे। मतलब आप पॉलिटिकल मैनोवरिंग करना जानते हैं, कलाबाजी लगा रहे हैं, आप कलाबाजी खेल रहे हैं। आप अपने आर्ट, जो पॉलिटिकल जो आर्ट है, आप, मैंने कहा ना, मैंने बहुत पहले ही बताया था कि ये चाणक्यन स्कूल ऑफ थॉट के नहीं हैं, ये जो हैं ये प्लेटो स्कूल ऑफ थॉट के हैं, ये लेवियाथन स्कूल ऑफ थॉट के हैं, जहां राजा को अपना खाली भेष बदल लेना है, भेष बदल करके झूठ पर झूठ बोलते रहना है। तो माननीय प्रशांत किशोर जी के पार्टी को सीजीआई सूर्यकांत ने पॉइंट ब्लैंक पूछा कि जब ये पैसे दिए जा रहे थे तब आप कहां थे? आपने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? और अगर प्रोटेस्ट करना था तो पटना हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? मित्रों, सबसे बड़ी बात तो, आश्चर्य की बात यह है कि अगर अदालत ये कह भी देती, फर्ज कीजिए, मैं हैरान हूं। भारतीय राजनीति में राजनीतिक शुचिता को एक प्रकार से अगर बलि किसी ने चढ़ाया है तो श्रीमान प्रशांत किशोर जी हैं। श्रीमान प्रशांत किशोर जी ने ही पॉलिटिकल पार्टियों को यह सिखलाया कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट से चुनाव जीते जा सकते हैं। मतलब पॉलिटिकल विनेबिलिटी के सामने कोई मॉरल थ्रेड नहीं रखा जा सकता, कोई नैतिक नैतिक तथ्य को सामने नहीं रखा जा सकता। बस हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, इसको दिमाग में रखते हुए बाय हुक एंड क्रुक किसी भी तरीके से राजनीतिक पार्टियां चुनाव कैसे जीते, उसमें मोरालिटी कोई पक्ष हो नहीं हो, इसका कोई लेना देना नहीं है। भारतीय राजनीति से नैतिकता शब्द को अगर किसी एक व्यक्ति ने सबसे अधिक तिलांजलि दिलवाने का काम किया है तो वो है माननीय श्रीमान प्रशांत किशोर जी। सैद्धांतिक मतभेद इस पर होना चाहिए था। मैं तो, अगर सीजीआई को यह पूछना चाहिए था कि हालांकि यह विषय नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं कि इसको नल एंड वॉइड कीजिए क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ है। आपने तो कैसे मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन नहीं, आपने तो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सोसाइटी और जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है उसको ही डिस्ट्रॉय कर दिया, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस नाम पर कि नहीं, देखिए, मैं तो जैसे कि एडवोकेट हैं तो कभी अपोजिशन के भी साथ खड़े रहते हैं, कभी जिनका विरोध कर रहे हो तो उनके भी वकील बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं, वो सच के साथ और झूठ के साथ विभेद करना जानते हैं। लेकिन आप स्टालिन के लिए भी प्रचार करेंगे, राजशेखर रेड्डी का भी करेंगे, ममता की का भी करेंगे, नीतीश जी का भी करेंगे, मोदी जी का भी करेंगे, और फिर कहेंगे कि नहीं नहीं वो तो एक पॉलिटिकल मैनेजर थे, हम वो प्रोफेशनल। मतलब आप कितने महान हैं कि आपका जो पॉलिटिकल जो कॉम्पिटेंस है किसी पार्टी या किसी संगठन विशेष को जिताने हराने का, बस वहीं तक आप रखते हैं और उसके बाद बिल्कुल आप डिटैच हो जाते हैं, फिर आप दूसरे भाव में चले जाते हैं। मतलब इसका कोई असर नहीं पड़ता है, उनकी नजदीकी का, उनकी उनकी दूरी का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। अरे साहब, आपको मोदी की नजदीकी का फायदा मिला व्यक्तिगत रूप से, आपको भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आपने सेवाएं दी, तो उसके बदले में अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा, या जो भी मिला उसके बदले में आपको जेडीयू में एंट्री मिली, और आप फिर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बने या जो भी बने, उपाध्यक्ष बने, जो भी बने, आप तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए आप जनता दल यूनाइटेड के। तो ये कहीं ना कहीं इसलिए हुआ क्योंकि आप मोदी के लिए प्रबंधन का काम किए थे। और ये बात तो पब्लिक डोमेन में आ गई है, नीतीश कुमार ने कहा है, आपने उसका भले ही खंडन कर दिया हो, नीतीश कुमार ने कहा है कि अमित शाह जी ने कहा था तो मैंने इनको जेडीयू में ले लिया।
आप जेडीयू में चले गए, तो लाभ मिला कि नहीं मिला? फिर ये जो आप दावा करते हैं कि नहीं, मैंने सिर्फ उनके लिए, मेरा ये प्रोफेशनल काम था, मैंने मोदी जी को अपना एक प्रोफेशनल काम किया, वहां से फिर हम हट गए, फिर ममता जी के लिए प्रोफेशनल काम किया, वहां से हट गए, राजशेखर रेड्डी के लिए प्रोफेशनल काम किया, वहां से हट गए। मतलब कोई चोर आ जाए, कोई डकैत आ जाए, कोई भी आ जाए, राजशेखर रेड्डी जैसे भ्रष्ट नेता के लिए आपने कैंपेन किया, स्टालिन जैसे जातिवादी के लिए भी आप जाकर के कैंपेन कर सकते हैं, ठाकरे ठाकरे भ्रष्ट परिवार को भी आप जाकर के उसके लिए मदद कर सकते हैं। मतलब आप वकील और पॉलिटिकल आइडियोलॉग और पॉलिटिकल एडवाइजर, पॉलिटिकल मैनेजर को आप बराबर कर दिए। तो आपकी फिलॉसफी आज कहां पर है, समझ में नहीं आ रही है। और देखिए, जनता मूर्ख है, वोटर मूर्ख हो सकते हैं किताबी ज्ञान के रूप में, लेकिन वोटर को यह मालूम है, ठीक है, जात के ही आधार पर वोट होता, लेकिन वोटर को यह मालूम था कि बहुत सारे जो सवाल आपसे पूछे जा रहे थे उसका आप संतोषप्रद उत्तर नहीं दे पा रहे थे, और आपको यह गलतफहमी थी कि जब पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग करके आप सारे सवालों का जवाब दे चुके हैं और जनता कन्विंस्ड हो चुकी है। बिल्कुल नहीं, जनता कन्विंस्ड नहीं थी। जनता आपसे, आपने कहा कि मेरे इनकम का ये स्रोत है, मैं घंटे का 11 करोड़ रुपया ले लेता हूं एडवाइस का। अब जनता इसको नहीं पचा पा रही है। एक घंटे की सलाह का 11 करोड़ रुपए, भले ही 11,000 करोड़ का आपने काम करवा दिया हो, लेकिन 11 करोड़ रुपए, तब तो 1100 करोड़ रुपए आपको मिलने चाहिए थे। अब यह अलग विषय है, आप कहिए कि हाँ मिलता है, मिल सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जिस जिस प्रदेश में आप जा रहे थे, उस प्रदेश की जनता, जहां आप ही के हिसाब से जो पर कैपिटा इनकम है वो लोएस्ट ऑफ लो में चल रहा है पूरे देश में, तो उस जनता को समझ में नहीं आ रहा है था कि ये हमारे प्रशांत किशोर जी हैं क्या, जिनको एक घंटे के लिए जो कंसल्टेशन फी है वो 11 करोड़ तक मिलता है। मैं मान सकता हूं, और बाकी जनता भी मान सकती है, जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में है वो मान सकते हैं कि अगर आपने किसी कंपनी को 11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का लाभ दिलवा दिया अपनी सलाह से, और उसको 11,000 करोड़ का लाभ हो गया, कल को वो 11 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़ का लाभ मिल गया, तो हो सकता है आपको पार्टनर भी बना लें, आपके साथ जेबी भी कर लें, आपको पार्टनर बना लें, आपको कहें कि आपको हम परसेंटेज तो आपका जो प्रोफेशनल फीस है वो भी दे रहे हैं, लेकिन आपकी वजह से मुझे इतना लाभ हो गया है आपकी सलाह से, तो मैं आपको पार्टनर भी बना लेता हूं, 5% का, 2% का, 10% का, तो आपको 100 करोड़, 150, 200 करोड़ भी मिल सकता है। लेकिन बिहार की वो भोली भाली जनता, जिनको इस प्रोफेशनल, ये जो जो नेकेड प्रोफेशनल वर्ल्ड है ना, जिसको आप प्रोफेशनल वर्ल्ड कहते हैं ना, उसकी सच्चाई पता नहीं है, तो वो इस सवालों में उलझती रही, जिनके लिए ब्रिटानिया बिस्किट और रिन साबुन के डब्बे में फर्क नहीं पता चल रहा है, तो वो इन सवालों में उलझ गई, वो जनता वो समझ नहीं पाई, और नतीजा क्या हुआ, 239-42 जितने भी सीट पर आप चुनाव लड़े, सब जगह जमानत जब्त हो गई। हैरानी की बात है, सैकड़ों करोड़ आपका निवेश हुआ, 17 लाख वोट आए आपको, 17 लाख वोट। ये बेहद शर्मनाक हार है, ये हार नहीं है, ये शर्मनाक हार है। और इसीलिए सीजीआई को तो और आपको सवाल पूछना चाहिए था, भड़कना चाहिए था सीजीआई को। सीजीआई ने आपको यही पूछा कि अब आपकी नींद खुली है, और जब अब आपकी नींद खुली है, खुलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए, फिर भी आप सवाल उठा सकते हैं, आपको पूरा हक है, आपको पूरा हक है न्याय पाने का। अगर कहीं अन्याय हुआ है तो न्याय पाने का हक है, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्यों आए हैं? हाईकोर्ट खुला हुआ है, हाईकोर्ट में जाइए, पटना हाईकोर्ट में जाइए और अपनी बात रखिए। जनसुराज के वकील ने याचिका वापस ले ली, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो खारिज कर ही दिया, उन्होंने याचिका वापस ले ली। अब जनसुराज के वकील जाएंगे पटना। अब यह भी इनके स्ट्रैटेजी का हिस्सा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में बात आ गई, ब्रांडिंग हो गई, अब हम पटना जा रहे हैं। अब पटना में ये कहेंगे, पटना में अदालत फिर उनको यही सवाल पूछेगी, साहब अभी तो आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, कोई बात नहीं, आप आए हैं मेरे पास। फिर वही वो सवाल तो बना रहेगा कि उस वक्त आपने याचिका क्यों नहीं डाली, और जबकि इनके पास वकीलों की पूरी फौज थी, ये डाल सकते थे याचिका, लेकिन नहीं डाले। ये नहीं डाले याचिका कि ये 10,000 रुपए कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, और अगर इन्होंने डाली हो तो वो भी बताएं, उस वक्त सुनवाई नहीं हो सकी या क्या हुआ, ये कोर्ट को अप्रोच किए थे या नहीं किए थे। मैंने तो कहीं नहीं देखा है कि उस वक्त जनसुराज अदालत पहुंच गई है,
याचिका डाल दिया है 10,000 रुपए के खिलाफ में, मैंने तो नहीं सुना है। हो सकता है कि इनकी कहीं पर हो रही हो जो कि मीडिया में नहीं आई हो, तो ये भी बताएं अगर इन्होंने याचिका डाली हो तो सवाल बहुत पर्टिनेंट है, बहुत बेसिक सवाल है प्रशांत जी। आप जिस प्रोफेशनल तरीके से पॉलिटिकल मैनेजमेंट को भारत में स्थापित किए हैं, आपको बधाई हो, उसमें आप मास्टर हैं, महारत हासिल है आपको। लेकिन आप उससे डिटैच होकर के, अभी वक्त लगेगा आपको। आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और किसी को भी पॉलिटिकल डैबल करने का अधिकार है, आप करिए। और राजनीतिक संघर्ष कर रहे हैं, आपको करना चाहिए। आने वाले दिनों में अपने कर्मों से आप ये साबित कर देंगे कि देखिए वो मेरा प्रोफेशनल अतीत था और अब मैं राजनीति को ठीक तरीके से कर रहा हूं और जनता के लिए खुद को समर्पित किया हुआ हूं। तो ये कॉन्फिडेंस आपको जनता के बीच लाना पड़ेगा। ये फिर जो ये नया टैक्टिक्स आपने शुरू किया, मैं कह रहा हूं कि पूरी तरह से गलत है। इलेक्शन कमीशन को इमीडिएटली उस वक्त एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन जो पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में मौजूद है व्यक्ति, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं, ये तो आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता, आपने नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन पपेट बन गया है, बिल्कुल बन गया। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि फ्री ब्रीज को लेकर के हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी नीयत होनी चाहिए सही। कौन उठा रहा है ये सवाल? क्या वो पॉलिटिक्स करने के लिए सवाल उठा रहा है या नहीं? वो कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल है और इससे लोकतंत्र की हानि हो रही है, इसलिए ये सवाल उठा रहा है। ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए नियत के ऊपर माननीय चीफ जस्टिस ने जो सवाल खड़ा किया वो बेहद महत्वपूर्ण है। और इसीलिए माननीय प्रशांत किशोर जी, आपको अपनी नीयत की स्पष्टता रखनी पड़ेगी जनता के बीच में। नीयत क्या है आपकी? नियत आपके, आप बहुत आर्टिकुलेट हैं, ठीक से आप बोल लेते हैं, सही सवालों का जवाब दे देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी नीयत बड़ी अच्छी है, या हो सकता है आपकी नीयत बड़ी अच्छी है लेकिन आपके आर्टिकुलेशन में वो बात फिर भी नीयत की बात नहीं आ रही है। तो आपको लगा होगा कि उस वक्त अरे 10,000 रुपए से कुछ नहीं होना है, हम उससे ज्यादा आप फेंक रहे थे, उससे ज्यादा कह रहे थे कि हम तो ये देंगे, हम तो ये देंगे, हम तो इतने दिन में रोजगार दे देंगे, अगले छठ से कोई नहीं बाहर जाएगा, आपका भी नारा था। और इसी की तरफ माननीय चीफ जस्टिस ने इशारा किया कि जब आपकी पार्टी सत्ता में आएगी तो आप भी यही करेंगे। इसीलिए मुझे नियत को देखना पड़ेगा। और इस सब के लिए भी मैं उपयुक्त मंच नहीं हूं। उपयुक्त मंच पटना हाईकोर्ट है। आप जाइए पटना हाईकोर्ट के पास। पटना हाईकोर्ट जो फाइंडिंग्स देगा, उसमें अगर कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी आपको दिख रही है, कोई कानूनी ये दिख रहा है, तो आप मेरे पास आइए, मैं सुनने के लिए तैयार बैठा हूं। सीधा सवाल उन्होंने पूछा, आपके कितने वोट आए? हारी हुई पार्टी, जब आप हार गए हैं तो आप यहां पहुंच गए हैं, उसी वक्त आपको करना चाहिए था। बेसिक सवाल है। तो माननीय प्रशांत जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर भी मैं भी कह रहा हूं कि आपको ये सवाल उठाना चाहिए। देर से ही सही आप उठा रहे हैं, उठाइए। कुछ तो बात बनेगी, इलेक्शन कमीशन पर कुछ तो अंकुश लगेगा। मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बनकर के बैठी रही, उनको फौरन एक्शन लेना चाहिए था कि नहीं, ये अब पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, जो भी होगा पहले हो जाएगा। जब अनाउंस हो गया उसके बाद ये नहीं चलेगा, उसके बाद भी पैसा जाता रहा। मैं आपके उन सवाल से, जो सवाल आप उठा रहे हैं, वो सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा उठा कौन रहा है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जो नेचुरल जस्टिस है उसमें हु इज सेइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज सेइंग दैट इज इंपॉर्टेंट। और इसके लिए चीफ जस्टिस ने कहा कि है, आप जाइए पटना हाईकोर्ट, आप वहां बोलिए, अपनी बात रखिए, फिर पटना हाईकोर्ट क्या कहती है वो सुनेंगे। तो प्रशांत जी, आपके लिए भी सबक है। और सीजीआई सूर्यकांत ने तो तय कर लिया है कि सब कुछ दुरुस्त करके ही जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।